तो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अंक गणित के बारे में पढ़ेंगे। आशा है कि अंक गणित से संबंधित पहले के सारे एपिसोड्स आप लोगों ने देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसी चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं, उन्हें भी आप देखें। इससे आपको दोनों ही विषय यानी अंक गणित और मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी प्रश्नों की तैयारी करने में सहायता मिलेगी, एक ही जगह एक ही चैनल पर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स। अब ये एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक दिया हुआ है, 15.1/2 घटे ब्रैकेट शुरू 12/5 गुने 5/8 जोड़ ब्रैकेट शुरू 7/1/3/4 दोनों ब्रैकेट बंद गुने 2, और कह रहा है कि इसको सरल करो और इसका मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। नीचे 4 मान दिए गए, उसमें से कोई एक इसका मान होगा। तो चलो हम लोग इसको सरल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्रश्न को ऐसे ही लिख लिया, 15.1/2 घटे ब्रैकेट शुरू कर दिया हमने, बड़ा कोष्टक 12/5 गुने 5/8 जोड़, ये मध्यम कोष्टक है, 7/1/3/4 मध्यम कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद और गुने 2। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बॉडमास वाला जो तरीका है वो हमेशा ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले का, उसके बाद भाग, गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। इस तरह से उस क्रिया को हम संपादित करते हैं, तब हमारा सही उत्तर आता है। ठीक है, तो अब इसको हम इसके पूर्णांक को सरल करते हैं। 15 गुने 2 30 और 1 31/2 घटे। अब ये देखो 12 और 5 को गुना किया तो 12 गुने 5 बराबर 60, और 5 और 8 को गुना किया तो 40, तो 60/40 जोड़, ये देखो 7 भागा, और हमने फिर इसको भी सरल कर लिया तो 4 गुने 1 4 और उसमें 3 जोड़ दिया तो 7/4 और गुने 2 ऐसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। 31/2 घटे। अब यहाँ पर आप गौर करो, 60/40 तो हमने ऐसे ही लिख दिया इसको, और प्लस का साइन भी दे दिया। अब यहाँ पर हम क्रिया कर रहे हैं, भाग को हमने किस में बदला, गुना में, और जब भाग को गुना में बदलेंगे तो ये आगे वाला जो व्यंजक का हिस्सा है वो पलट जाएगा, यानी कि 7/4 अब क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो 4/7, और हमने गुने 2 को ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब देखो 31/2 घटे 60/40 और जोड़ 4, ये 4 कहाँ से आया। अब यहाँ पर देखो 7 और 7 कैंसिल हो गया, यानी 7 ने 7 को काट दिया, बच क्या गया यहाँ 4, तो वही 4 हमने लिख दिया, और 4 से पहले हमने जोड़ का यहाँ पर चिन्ह डाल दिया, और आगे ये गुना 2 है तो हमने लिख दिया गुना 2। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखो 31/2 घटे। अब इसका हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 40, और इसके बट्टे में 1 ही होगा, तो 40 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 40। 40 से इसमें भाग दोगे तो आएगा 1, और 1 को 60 से गुना करोगे तो 60, और जोड़, ये यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो हमने यहाँ जोड़ का चिन्ह दे दिया। अब यहाँ 1 था, 1 को 60 से हम 1 से भागा देंगे 40 को तो 40 आएगा, और 40 को 4 से गुना करेंगे तो 160, तो इसीलिए हमने लिख दिया 60 जोड़ 160 और बट्टे 40। या हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये देखो 60 जोड़ 40 गुने 4 बट्टे 40। ठीक है, 40 गुने 4 बराबर 160 होता है, तो हमने लिख दिया 60 जोड़ 160 बट्टे 40, और गुने 2 को वैसे ही रहने दिए। यहाँ तक समझ गए। अब 60 और 160 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 220, 220, और ये 4 कट जाएगा, ये 40 कट जाएगा 2 से तो आएगा 20, यानी कि ये आएगा क्या 220/20। तो हम क्या लिखेंगे 31/2 घटे 220/20। ठीक है, अब 220 को अगर हम 20 से काटे तो क्या आएगा 11, तो हमने लिख दिया 31/2 घटे 11। अब 11 को 2 से गुना करो तो 22 आएगा, और 31 में से उसे घटा लो तो 31 घटे 22/2। 31 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा 9, तो 9/2, यही हमारा क्या होगा उत्तर। अब हम देखते हैं हमारे किस विकल्प में 9/2 है, यहाँ पर सी में है, तो कौन सा विकल्प हमारा उत्तर होगा सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इच, और ये हमारे विकल्प है। अब ये क्या कह रहा है कि 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों ही के गुणक हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों ही के गुणक हैं। तो दोनों का गुणक अगर हमें निकालना होगा, हमेशा याद रखो, तो उन दोनों संख्याओं, जिन दोनों के गुणक हमें निकालने हैं, उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हमेशा ले लो। ये देखो 3 और 5 के निकालने हैं तो हमने इसका लघुत्तम लिया। अब चूंकि ये दोनों अविभाज्य हैं तो इसका लघुत्तम क्या होगा, दोनों को गुना कर दो, तो 3 गुने 5 बराबर 15। यानी कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी है, 15 है। अब 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्या में जो संख्याएं 15 से विभाजित हो जाएंगी वो 3 और 5 दोनों ही के गुणक होंगे। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पता है कि वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब वो गुणक कौन सी हो सकती हैं, तो हम सबसे पहले 15 के ही गुणक नोट कर लेते हैं। अब 15 के पहले गुणक कौन कौन से होंगे। अब ओबियस है, आपको गुणक वाले चैप्टर में, ये एपिसोड में आपको सिखाया है कि गुणक कैसे निकालते हैं। तो पहला गुणक क्या होगा, 15 गुने 1, वो क्या हुआ 15। दूसरा गुणक क्या होगा, 15 गुने 2, वो क्या होगा 30। तीसरा गुणक क्या होगा, 15 गुने 3, वो क्या होगा 45। यहाँ 40 लिखा हुआ है, 45 समझना, ठीक है। चौथा गुणक क्या है, 15 गुने 4, वो क्या होगा 60। पांचवा गुणक क्या है, 15 गुने 5, वो क्या होगा 75। छठा गुणक क्या है, 15 गुने 6, वो क्या होगा 90। और सातवां गुणक क्या है, 15 गुने 7, वो क्या होगा 105। लेकिन 105 100 से अधिक है तो सातवां गुणक हम लेंगे ही नहीं। यानी कि 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, 6। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या कितनी है, 6। और हमने शुरू में क्या कहा है कि जो संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो धनात्मक पूर्ण संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, वही संख्याएं 3 और 5 के गुणक होंगे। तो इस आधार पर उसके कितने गुणक होंगे, 6। हमारा उत्तर क्या होगा, डी। समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। Which of the following statements is correct? 0 is an odd number, 0 is an even number, 0 is a prime number, और डी क्या है, 0 is neither odd nor even number। यानी कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या बोल रहा है कि शून्य जो है वो विषम संख्या है, दूसरा शून्य सम संख्या है, तीसरा शून्य अविभाज्य संख्या है, और चौथा शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। बताओ इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब शून्य के बारे में आप सबको पता है, और नहीं पता है तो जान लें कि शून्य विषम संख्या नहीं है और ना ही शून्य सम संख्या है, शून्य अविभाज्य संख्या भी नहीं है। तो इसमें हम क्या ऑप्शन लेंगे, शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो इसमें सबसे सही आंसर हमारा क्या होगा, शून्य ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इफ अ मैन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट, एंड इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स अर्ली। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, और ये विकल्प दिए गए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा करे तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर, यानी कि जहां उसे जाना है वहां वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, और यदि वो अपनी स्पीड को बढ़ाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो उस जगह वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताओ
उस जगह की दूरी कितनी है, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, और ये विकल्प हमारे उत्तर विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखो, मान लो कि वह व्यक्ति ए से बी तक जाता है। पहला कंडीशन क्या था कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो उसे 10 मिनट देर हो जाती है, यानी कि 10 मिनट अधिक समय लगता है, तो हमने प्लस 10 मिनट लिख लिया। दूसरा कंडीशन था कि अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 10 मिनट कम समय लगता है, तो हमने लिख लिया माइनस 10 मिनट। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है। अब दूरी का सूत्र आप लोग जानते हो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब सबसे पहले इस 10 मिनट को हम लोग क्या करते हैं, घंटा में बदलते हैं। 10 मिनट का कितना घंटा होगा बताओ, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 10 मिनट कितना घंटा होगा बताओ, 1/6 घंटा। ठीक है, यानी 60 बट्टे जो 1 घंटा है, अगर 60 को हम 6 से भाग दे देंगे तो 10 आएगा, तो यानी कि 10 मिनट का कितना हुआ, 1/6 घंटा। अब चलो यहाँ पर आते हैं, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय। अब पहले कंडीशन में लेते हैं, चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने लिख लिया 30 गुने समय। जो भी समय लगता है हमने लिख लिया सीधा उसके लिए समय, और उसमें उसे 10 मिनट और लगता है, यानी कि 1/6 घंटा अभी हमने निकाला था और लगता है, तो दूरी बराबर क्या हो गया, पहले कंडीशन में चाल गुने समय बराबर 30 गुने समय जोड़ 1/6 घंटा। ये जोड़ 1/6 घंटा देर को बता रहा है, 10 मिनट देर को बता रहा है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है, तो फिर इसमें दूरी क्या होगी, 42 गुने समय और घटे, यहाँ देखो घटे 1/6 घंटा। घटा क्यों लिखा, इसलिए कि वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है अगर इस गति से चले तो। अब गति कोई भी हो व्यक्ति की, लेकिन दूरी तो दोनों ही कंडीशन में समान है, यानी कि उसे चलना कहाँ है, ए से बी तक, यानी दोनों ही स्थितियों में तय की गई दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी कि 30 गुने समय जोड़ 1/6 घंटा बराबर 42 गुने समय घटे 1/6 घंटा। ठीक है, इसको आपने समझ लिया, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दोनों तरफ देखो, ये 3 के गुणक है, 42 भी 3 का गुणक है और 30 भी। अब अगर 3 से हम भाग दें सरल करने के लिए, ताकि आगे की क्रिया हमारी आसान हो जाए, तो 14 तिया 42, 14 आ गया और 10 तिया 30, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 14 गुने समय घटे 1/6 घंटा बराबर 10 गुने समय जोड़ 1/6 घंटा। दोनों तरफ दरअसल हमने 3 से भाग दे दिया था। ठीक है, अब चलो यहां पर अगला स्टेप देखो, 14 गुने समय। ठीक है, ये रहा 14 गुने समय, और इसको इधर अगर लें 10 गुने, इसको समय से गुना करोगे तो 10 गुने समय, और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो घटे 10 गुने समय बराबर। अब ये देखो 10 गुने 1/6 घंटा यानी 10/6 घंटा, और ये माइनस है तो 14/6, 14 गुने 1/6 बराबर क्या होगा, 14/6। तो यहाँ क्या होता, 14/6 घंटा, और अगर उसको बराबर के इस ओर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 14/6 घंटा, यानी 14 गुने समय घटे 10 गुने समय बराबर 10/6 घंटा जोड़ 14/6 घंटा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब 14 गुने समय से 10 गुने समय घटाओ तो क्या बचेगा, 4 गुने समय, यही बचेगा ना, बराबर। अब इसका एलसीएम ले लो, लघुत्तम निकाल लो, ये तो 6 ही होगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा 10 जोड़ 14, चूंकि नीचे में दोनों बराबर है तो ऊपर में 10 जोड़ 14 आ गया, तो 14 और 10 को जोड़ोगे तो क्या हुआ 24, 24/6। अब 24 में 6 से भाग दोगे तो आएगा क्या 4 घंटा, यानी कि यहाँ जो हमने समय लिया था वो 4 गुने और यहाँ का लिया गया समय बराबर होगा 4 घंटा, यानी 4 गुने समय बराबर 4 घंटा, तो समय बराबर 4/4 यानी कि 1 घंटा। ठीक है, तो यदि ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट। कितना लग रहा है, समय जोड़ 1/6 घंटा, 1/6 घंटा 10 मिनट के बराबर है, तो उसे कितना समय लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट। और यदि 42 किलोमीटर की रफ्तार से वो चलता है तो 1 घंटे में 10 मिनट कम लेगा, यानी 50 मिनट में वो बी तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या, दूरी,
तो दूरी बराबर, अब इन दोनों में से किसी भी समीकरण में हम समय का मान रख देंगे जो कि है 1 घंटा। ठीक है, तो दूरी बराबर 30 गुने यहाँ क्या था, समय जोड़ 1/6 घंटा, तो समय के बदले हमने रख दिया 1 और जोड़ 1/6। तो 1 और 1/6 का क्रिया करोगे तो ये क्या आएगा, 6 जोड़ 1/6 यानी कि 30 गुने 6 जोड़ 1/6 यानी 30 गुने 7/6। अब ये 30 6 से कट जाएगा, 5 आएगा और 5 को 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 35। यानी कि ए और बीच की दूरी क्या है, 35 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये देखो बी। A passenger train running at a speed of 80 km per hour leaves a railway station 6 hours after a goods train leaves and overtakes it in 4 hours. What is the speed of the goods train? यानी कि एक पैसेंजर ट्रेन है, यात्री गाड़ी है, जो तब चलती है जब उस जगह से 6 घंटा पहले एक गुड्स ट्रेन चल चुकी होती है। यानी कि एक सामान ढोने वाली गाड़ी जब 6 घंटा पहले उस स्टेशन से चल चुकी होती है तो वहां से कौन सी गाड़ी खुलती है, पैसेंजर गाड़ी। किस स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। प्रश्न कहता है कि अगले 4 घंटे के बाद ये पैसेंजर गाड़ी उस गुड्स ट्रेन को पकड़ लेती है, यानी दोनों साथ होती है। तो अब बताओ गुड्स ट्रेन तब तक कितने समय तक चल चुकी होगी, 6 घंटा और प्लस ये 4 घंटा यानी 10 घंटा। और पैसेंजर गाड़ी ने उस 10 घंटे की दूरी को सिर्फ 4 घंटे में पूरी कर ली 80 किलोमीटर की रफ्तार से। तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन, यानी कि उस सामान ढोने वाली गाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये देखो, समझाने के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया। यहाँ से वो पैसेंजर गाड़ी चली और 4 घंटे में यहाँ पहुँच गई और उसी समय में गुड्स ट्रेन भी यहाँ पहुँची, यानी 4 घंटे बाद दोनों एक साथ है। लेकिन पैसेंजर गाड़ी के चलने से पहले ये गुड्स ट्रेन 6 घंटा चल चुकी थी और जब पैसेंजर गाड़ी शुरू की अपनी चाल उसने शुरू की, उसने चलना शुरू किया तो यहाँ कहीं वो गुड्स ट्रेन पहुँच चुकी थी। जब ये 4 घंटे चली तो यहाँ पहुँची और ये भी अगले 4 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। यानी कि पैसेंजर गाड़ी के खुलने के 4 घंटे बाद दोनों एक जगह थी, या गुड्स वाली गाड़ी के खुलने के 10 घंटे बाद दोनों एक जगह थी। ठीक है, यही है फैक्ट्स इस क्वेश्चन के। अब इसको सॉल्व करते हैं। पैसेंजर गाड़ी यानी यात्री गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो आपको पता है स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और चली है ये गाड़ी 4 घंटा। तो दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, चाल गुने समय। 4 घंटा चला ये समय है और चाल कितनी थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी हुई, 80 गुने 4 बराबर 320 किलोमीटर। ठीक है, अब 320 किलोमीटर जो पैसेंजर गाड़ी चली उतनी ही दूरी तो सामान ढोने वाली गाड़ी भी चली ना। दूरी तो नहीं बदलेगी, समय बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है, लेकिन दूरी तो वही रहेगी। तो सामान गाड़ी के लिए जो तय दूरी है सामान ढोने वाली गाड़ी के लिए वो भी कितनी होगी, 320 किलोमीटर। जबकि सामान ढोने वाली गाड़ी ने समय कितना लिया था, 10 घंटा और दूरी उसका क्या है, 320 किलोमीटर। तो उसकी चाल क्या होगी, सिंपल है, दूरी बट्टे समय यानी कि 320/10 यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उसकी स्पीड थी। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये विकल्प ए। ठीक है, यही सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6,600 इन 4 years at 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि वो कौन सी राशि है जो 4 साल में 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 6600 रुपये हो जाएगी। हमें मूलधन पता करना है, मिश्रधन दिया हुआ है कितना, 6600 रुपया, समय कितना है 4 वर्ष और दर कितना है 8%। ठीक है, मिश्रधन बराबर आप लोग जानते हैं सूत्र है मूलधन जोड़ ब्याज, या इसका दूसरा सूत्र और है मूलधन जोड़ ब्याज का सूत्र आप लोग जानते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। तो हमने लिख दिया मिश्रधन बराबर 6600 रुपया। मूलधन हमें पता ही करना है तो मूलधन जोड़ फिर यहाँ मूलधन पता ही करना है
तो मूलधन और गुने समय की जगह हमने लिख दिया 4 वर्ष और दर की जगह हमने लिख दिया क्या 8%। ठीक है, और बट्टे में 100 डाल दिया। अब 4 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा 25, तो बराबर क्या हो गया 25 गुने मूलधन। ये देखो इसकी हमने क्रिया की 25 गुने मूलधन जोड़, तो लिख दिया जोड़, और इसको गुना हम करेंगे तो 8 गुने मूलधन। ठीक है, ये 8 गुने मूलधन बराबर क्या बट्टे 25 बराबर क्या हो जाएगा 6600 रुपया। 25 मूलधन और 8 मूलधन मिलके कितना हो गया 33 गुने मूलधन बट्टे 25 बराबर 6600 रुपया। तो 33 गुने मूलधन बराबर क्या होगा, अब ये दोनों का कोना कोनी गुना हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6600 गुने 25 यानी 33 गुने मूलधन बराबर 25 गुने 6600। तो मूलधन बराबर क्या होगा, अब ये 33 इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी 25 गुने 6600 बट्टे 33। 33 से 6600 को काटोगे तो कितना आएगा 2000 और 200 और 200 को 25 से गुना करोगे तो क्या आएगा 5000 रुपया, यानी कि वो राशि क्या थी 5000 रुपया। हमारे किस ऑप्शन में ये आंसर है, यहाँ पर बी में। तो हमारा उत्तर क्या है बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 5045 ग्राम किसके बराबर है। 5045 ग्राम इज इक्वल टू, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अब आप लोगों को पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम में कितने होंगे 1000 गुने 5 यानी 5000 ग्राम। ठीक है, अब अगर 5045 ग्राम को हमें या 5045 ग्राम को हमें लिखने के लिए कहा जाए कि फिर से लिखो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5000 ग्राम जोड़ 45 ग्राम बराबर 5045 ग्राम। ठीक है, अब 5000 ग्राम, ये देखो 5000 ग्राम कितना किलोग्राम था 5 किलोग्राम, यानी कि हम इसकी जगह अब लिख सकते हैं 5 किलोग्राम और इस 45 ग्राम को वैसे ही रहने देते हैं। तो यानी कि 5045 ग्राम को हम और कैसे लिख सकते हैं 5 किलोग्राम 45 ग्राम। ठीक है, 5 kg 45 ग्राम्स। ठीक है, अब ये विकल्प हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पर ऑप्शन बी में। तो हमारा उत्तर क्या होगा बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ डायमेंशंस 10 centimeter into 8 centimeter are required to cover the floor of a hall of 12 meter into 10 meter। प्रश्न है कि एक हॉल है जिसकी बीमा क्या है 12 मीटर गुने 10 मीटर, यानी कि उसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई क्या है 10 मीटर, और हमें कुछ स्लैब्स दिए गए हैं और उस स्लैब की बीमा क्या है, यानी उसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि एक हॉल जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, उसमें कितने ऐसे स्लैब्स लगेंगे जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो। यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर चौड़ी स्लैब से हमें एक हॉल में लगाना है, और जिस हॉल की लंबाई है 12 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, तो बताओ हमें कितने स्लैब्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, जिस क्षेत्रफल में हमें लगाना है वो ज्ञात कर लेना है। तो हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हॉल का क्षेत्रफल बराबर मीटर में ही ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 12 गुने 10 मीटर बराबर 120 वर्ग मीटर। ठीक है, हॉल का क्षेत्रफल कितना हुआ 120 वर्ग मीटर। अब चलो स्लैब का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक स्लैब का क्षेत्रफल कितना होगा, अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर से अगर हम भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर भागा 100 सेंटीमीटर करेंगे तो जो आएगा वो मीटर में होगा, तो 10/100 मीटर। उसी तरह से 8/100 मीटर, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है मीटर में। प्रश्न में क्या दिया गया है सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना कि इकाई दोनों में क्या होना चाहिए समान, या तो इसको आप सेंटीमीटर में बदल लो या फिर इसको मीटर में बदल लो, लेकिन दोनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। तो हमने यहाँ क्या किया, स्लैब का क्षेत्रफल हमने मीटर में निकालना शुरू किया है। तो हमने लिखा उसकी लंबाई को मीटर में और चौड़ाई को मीटर में, तो 10/100 मीटर गुने 8/100 मीटर बराबर 80/10,000 वर्ग मीटर। ये एक स्लैब का क्षेत्रफल है। अब कुल क्षेत्रफल कितना है 120
वर्ग मीटर, उसमें हम भाग दे देंगे। तो स्लैब की संख्या बराबर हॉल का क्षेत्रफल बट्टे स्लैब का क्षेत्रफल, एक स्लैब का क्षेत्रफल। ठीक है, हॉल का क्षेत्रफल क्या है 120 वर्ग मीटर और एक स्लैब का क्षेत्रफल अभी आपने क्या निकाला 80 बट्टे 10,000 वर्ग मीटर, भाग दे दिया। अब ये 10,000 ऊपर चला जाएगा और गुना हो जाएगा, तो 120 बट्टे 80 गुने 10,000। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हो, ये 40 से काटा इसने 3, 40 गुने 3 बराबर 120 और इधर काटा 40 से तो 2, 40 दूनी 80। अब इस 2 से इस 10,000 को काट दिया तो 5,000 आया, 5,000 गुने 2 बराबर 10,000 और 5,000 को 3 से गुना कर दिया तो 15,000, यानी कि 12 मीटर गुने 10 मीटर के हॉल को में स्लैब लगाने के लिए हमें कितने स्लैब्स चाहिए, 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर वाले कितने स्लैब्स चाहिए 15,000। तो हमारा उत्तर क्या होगा बी। समझ रहे हो ना? अगर आप नहीं समझ रहे हो, कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हो। 5 का हमें वैल्यू निकालना है, स्थानीय मान निकालना है किस संख्या में 5,84,356 में। अब आप देखो 5,84,356 में 5 किस किस जगह पर आया है, इकाई दहाई, यानी कि एक बार 5 आया है दहाई के स्थान पर। ठीक है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी दूसरी बार 5 कहाँ आया है लाख के स्थान पर। तो हमने क्या किया 5 को लाख से गुना कर दिया और 5 को दहाई यानी 10 से गुना कर दिया। तो 5 को लाख से गुना करोगे तो क्या आएगा 5 लाख और 5 को 10 से गुना करोगे तो क्या आएगा 50। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या आया 5,50,000, यानी कि इस दी गई संख्या में 5,84,356 में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा 5,50,000। तो हमारा उत्तर कहाँ पर है, यहाँ डी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 2 solid cubes of side 10 cm each are joined end to end. What is the volume of the resulting cuboid? अब आप जानते हो क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है, घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। घन क्या होता है, इसमें भी 6 साइड्स होते हैं, घनाभ में भी इतने ही होते हैं। घन और घनाभ में अंतर ये है कि घन की सारी भुजाएं समान होती हैं लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब घन का आयतन क्या होता है, इसलिए चूंकि समान भुजाओं वाली वो आकृति होती है भुजा गुने क्यूब, और घनाभ का आयतन क्या होता है उसकी लंबाई गुने उसकी चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ठीक है, अब हमारा प्रश्न एक बार हम फिर से देख लें। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 घन हैं जिसमें प्रत्येक घन के भुजा की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ दिया। तो स्पष्ट है कि 2 घन को जोड़ोगे तो जो आकृति मिलेगी वो क्या होगी, एक घनाभ होगी, है ना। तो अगर हम 2 घनों को जोड़ेंगे तो ना तो उसकी चौड़ाई में वृद्धि होगी ना ही ऊंचाई में वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि किस में होगी, लंबाई में। तो 10 और 10 सेंटीमीटर की भुजाएं जब जुड़ेंगी तो आने वाली जो बनने वाली घनाभ है उसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन क्या है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब लंबाई जैसा कि आपको बताया 2 गुनी हो जाएगी, चूंकि 2 घन मिलकर बना है वो घनाभ, तो 10 दूनी 20, यानी कि उस घनाभ की लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आना। अगर हम इन तीनों को गुना करें तो हमें क्या मिलेगा 2000, और तीनों ही सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 2000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 150% इज इक्वल टू, अब इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं 1.5, 0.15, 5.1 और 15.0। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने 5वीं तक की पढ़ाई की है तो प्रतिशत निकालना तो आपने समझा होगा।
हमारा प्रश्न कहता है कि 150% निम्नलिखित में से किसके बराबर है, यानी कि 150% को सरल करो, दशमलव अंकों में बताओ। ठीक है, अब छोटी सी बात पूछता हूं, 30% को आप कैसे लिखते हो? 30/100 लिखते हो ना, यानी कि 3/10। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से अगर हमें कहे कि दशमलव के अंकों में बताओ तो हम क्या करेंगे? चूंकि एक शून्य है तो 3 के पीछे हम एक अंक के पीछे, चूंकि यहाँ अंक ही एक है तो हम दशमलव डाल देंगे, यानी कि इसका दशमलव मान क्या होगा? 0.3। उसी तरह से 50% को हम कैसे लिखेंगे बताओ? 50/100। 50 और प्रतिशत का मतलब हुआ बटे में 100 डाल दो, तो 50/100। इसको काटोगे तो क्या होगा? 5/10 या 1/2। दशमलव में इसको कहेगा तो हम क्या करेंगे? चूंकि एक जीरो नीचे में है तो 5 के पीछे हम दशमलव डाल देंगे, यानी 0.5। अब इसी तरह से 150% को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 150 और प्रतिशत के बदले लिख देंगे बटे में 100। अब 10 से कट जाएगा, ये देखो। ठीक है, 10 × 10 बराबर 100 और 15 × 10 बराबर 150, यानी कि ये होगा क्या? 15/10। इसको तुम सीधे दशमलव में बदल सकते हो। एक अंक के बाद, चूंकि एक जीरो नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे, तो पहला अंक 5 है, उसके बाद दशमलव डाल देंगे, तो तुम्हारा उत्तर सीधे हो जाएगा 1.5। या इसको कई बार हम काट भी लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10 और 3, ये 5 दिया 15, 3/2। इसको फिर दशमलव में बदलोगे तो 1.5, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? 1.5। ये रहा हमारा उत्तर, विकल्प ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for ₹1 and sells them at 5 for ₹3. What is his profit %? यानी कि एक फल विक्रेता है जो ₹1 में 2 नींबू खरीदता है और ₹3 में 5 नींबू बेचता है। क्या करता है? ₹1 में 2 नींबू खरीदता है और ₹3 में 5 नींबू बेचता है। तो प्रश्न पूछता है कि बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या है, प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इस प्रश्न को। अब देखो, 5 नींबू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 नींबू जोड़ 2 नींबू जोड़ 1 नींबू, 5 हो गए ना। 2 जोड़ 2 4 और 1 5। ठीक है, अब 2 नींबू वो कितने की खरीदता है? ₹1 की। तो हमने लिख लिया 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना है? ₹1। इसी तरह से 2 नींबू का क्या होगा? ₹1 और 1 नींबू का क्या होगा? ₹1 का आधा, तो यानी कि 50 पैसा। यानी 5 नींबू अगर वो खरीदे तो इन तीनों मूल्यों को जोड़ दें तो जो मूल्य आएगा वो 5 नींबू की कीमत होगी। इन तीनों को जोड़ो, ₹1 जोड़ ₹1 जोड़ 50 पैसा बराबर क्या हुआ? ₹2.50 या ₹2.50, यही हुआ ना। यानी कि 5 नींबू खरीदने में उसे कितने पैसे खर्चने होते हैं? ₹2.50। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि वो ₹3 का 5 नींबू बेचता है। ठीक है, ₹3 का 5 नींबू बेचता है और खरीदता कितने का है? ₹2.50 का। तो लाभ क्या हुआ उसको? 5 नींबू पर उसको लाभ क्या हुआ? तो हमने क्या किया? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना था? ₹3 और क्रय मूल्य क्या है? ₹2.50। तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ? 50 पैसा। यानी 5 नींबू की बिक्री पर उसे 50 पैसे का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है या प्रतिशत लाभ क्या है? ये सूत्र है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है? 50 पैसा। क्रय मूल्य कितना है? ₹2.50 गुणे 100। ये 50 पैसा से इसको काटोगे, ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो 100/5 हो जाएगा, यानी कि, और 5 से 100 को काटोगे तो क्या आएगा? 20। यानी कि ₹1 की दर से 2 नींबू खरीदकर ₹3 में 5 नींबू बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का। तो हमारा उत्तर क्या है? डी। Which of the following numbers is divisible by 3, 4, 5 and 6? हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से, ये आंसर्स के ऑप्शंस हैं, तो
इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 इन चारों से ही विभाजित हो जाएगी। इनमें से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 इन चारों ही से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3, 4, 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। अब चलो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 ही आ जाएगा, और 4 2 से डिवाइड होगा तो 2 आ गया, 5 नहीं डिवाइड होगा तो 5 ही आ गया, और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 से करते हैं तो ये 1 आया, ये 2 का 2 ही आ जाएगा, 5 का 5 ही आ जाएगा, और 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया एलसीएम का, 2 गुने 3 गुने 1 गुने 2 गुने 5। क्या आया, 2 गुने 3 गुने 1 गुने 2 गुने 5 गुने 1। अब इनको हम गुना करेंगे तो 2 गुने 3 बराबर 6, 6 गुने 2 बराबर 12, 12 गुने 5 बराबर 60। यानी कि 3, 4, 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, 60। हमने क्यों निकाला, इसलिए निकाला कि ये वो न्यूनतम संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 सभी से विभाजित हो जाएगा। या तो ये हो जाएगा या फिर इसके दूसरे मल्टीपल्स जो होंगे, 60 के जो दूसरे मल्टीपल्स होंगे, जैसे 60 के बाद अगली संख्या जो इन चारों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या होगी 120। उसके बाद 3 से गुना कर लो 60 को 180, 4 से गुना कर लो 240, 5 से गुना कर लो 300। यानी कि ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो इन चारों संख्या से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 60, तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 60, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देयर आर 500 eggs in a box, 325 got broken, 4/5 of the remaining eggs were sold, the number of eggs left is। एक टोकरी में 500 अंडे थे। कितने अंडे थे, 500 अंडे थे। इन अंडों में से 3/25 यानी कि कुल अंडे का 3/25 अंडा टूट गया। ठीक है, और जो शेष बच गए यानी कि जो अंडे अभी टूटे नहीं थे उनमें से 4/5 अंडा क्या हुआ, उस दुकानदार ने बेच दिया। तो बताओ कि अब कितने अंडे शेष बचे हुए हैं, यही हमारा प्रश्न है। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 80, 40, 88 और 36। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूटे हुए अंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। प्रश्न में क्या कहा रहा है कि 500 अंडे का 3/25 हिस्सा टूट गया। ठीक है, तो 500 गुने 3/25। ठीक है, 25 से अगर 500 को आप काटोगे तो कितना आएगा 20, और 20 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 60। यानी कि 500 में से 60 अंडे टूट गए। तो जब 60 अंडे टूट गए तो कितने अंडे बचे रह गए, तो 500 माइनस यानी 500 घटे 60, कितने बच गए 440। यानी कि ऐसे अंडे जो उस टोकरी में रखे हुए हैं या जो उस बक्से में रखे हुए हैं वो 440 ऐसे अंडे हैं जो अभी टूटे नहीं हैं। फिर वो कहता है कि शेष बचे अंडों का 4/5 हिस्सा बेच दिया। तो शेष कितने बचे थे 440, इसका 4/5 हिस्सा उसने बेच दिया। तो बेचे गए अंडे बराबर 440 गुने 4/5। अब 5 से 440 को काटोगे तो आएगा 88। तो 88 को 4 से गुना करेंगे, 88 गुने 4 और आएगा कितना 352। यानी कि 60 अंडे टूट गए, उसके बाद बचे 440। उस 440 में से उसने 352 अंडे बेच दिए। तो अब कितने अंडे बचे, तो 440 घटे 352। ठीक है,
अब इसको जब घटाओगे तो आएगा 88, 88, यानी कि शेष बचे अंडों की संख्या क्या है? 88। अब हमारा उत्तर कहाँ मिल रहा है? ये देखो, विकल्प बी हमारा उत्तर है, 88। देख रहे हो? तो उत्तर हुआ विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 5 minutes past 3 in the afternoon is written as। अब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 5:30 AM, 5:30 PM, 3:50 PM और 3:05 PM। ये 4 विकल्प है। हमसे पूछा जा रहा है कि 3:05 को आप कैसे लिखोगे। अब आप लोग बताओ, घड़ी तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें समय या तो कलाई वाली घड़ी में या दीवार घड़ी में, तो समय तो आप पढ़ना जानते हो, उसे लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग एएम और पीएम के कंसेप्ट को समझते हैं कि कब हम एएम लिखते हैं और कब हम पीएम लिखते हैं। रात के 12:01 से दिन के 12 बजे तक के समय को एएम लिखते हैं या कहते हैं, और दिन के 12:01 से रात के 12 बजे तक के समय को हम लोग पीएम कहते हैं। एएम पीएम आपने समझ लिया। अब दो बातें हो सकती है, कभी लिखेगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 minutes past 3, इसका मतलब हुआ कि 3 तो पूरे हो चुके हैं, उसके बाद आगे 5 मिनट और बीत गए। और कभी आपके प्रश्न में लिखा होगा 5 minutes to 3, इसका मतलब हुआ कि अभी 3 पूरे नहीं हुए, उसमें 5 मिनट रह रहे हैं, यानी कि 3 घंटे में 5 मिनट अभी देर है। तो चलो इसको पहले समझते हैं। जब हमने लिखा ये 3:05, तो इसमें 3 क्या बता रहा है? घंटे को, तो हमने लिख दिया 3। 5 मिनट नाम ही से स्पष्ट है, ये मिनट है, और दोपहर का समय है, यानी कि 12 बजने के बाद, दिन के 12 के बाद का समय है, तो हम क्या लिखेंगे? पीएम, पहले ही बताया। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 3:05 PM, ठीक है। लेकिन चलो और भी तरह के इससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखोगे उसे। जैसे कि मान लो 4 बजने में 5 मिनट देर है, सुबह का समय है, कैसे लिखोगे? अब सुबह है यानी कि 12 बजे रात के बाद का समय है और 12 बजे दिन से पहले का समय है, तो क्या लिखोगे? इसको एएम लिख दिया। अब 4 बजने में 5 मिनट देर है, ठीक है, तो 4 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3:60। कहने में आसानी होती है तो हम कहते हैं 4 बजे, लेकिन उसको 3:60 भी हमने लिखा है, लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 4 को 3:60। अब कह रहा है कि 5 मिनट की देर है, तो हमने 5 मिनट उसमें से घटा लिया, तो कितना बच गया ये देखो। अब यहाँ पर होगा 3:60 था, अब ये रह गया 3:55, यानी 60 में से हमने 5 मिनट घटा लिया। तो जब ये कहेगा कि 4 बजने में 5 मिनट देर है, तो उसका मतलब क्या होगा? 3:55 AM, सुबह का समय था। समझ गए? तो इसी तरीके से समय को हम लिखते हैं। आशा है आपने समझा होगा। चलो, तो अभी के लिए इस प्रश्न का उत्तर तो हमने पहले ही बता दिया है, 3:05। ये रहा 5 minutes past 3 को हम ऐसे लिखेंगे 3:05 PM। हमारा आंसर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit numbers formed by the digits 0, 3, 6, 7 and 9 without repetition each। अब 4 विकल्प दिए हैं, 93951, 67061, 66951 और 60840। ये 4 आंसर के विकल्प हैं आपके। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले वो ये कह रहा है कि 5 अंकों की वो संख्या जो इन अंकों को प्रयोग करके बनेगी 0, 3, 6, 7 और 9, 3, 6, 7, 9 और 0, इनको मिलाकर जो 5 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या बनेगी, तो
तो उस बड़ी और छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले वो डिजिट हम लिख लेते हैं जिससे हमें बड़ी और छोटी संख्या बनानी है। तो वो डिजिट है 0, 3, 6, 7 और 9। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाते हैं। याद रखो, जब बड़ी संख्या आप बनाओगे तो सबसे पहले जो उन डिजिट्स में बड़ा अंक है, जो बड़ा डिजिट है वो लिखेंगे। तो इसमें बड़ा कौन है, 9 लिख दिया। उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, तो उससे ठीक छोटा कौन है, 7 लिख दिया। फिर उससे छोटा लिखेंगे 6 लिख दिया। फिर उससे छोटा लिखेंगे 3 तो लिख दिया। और सबसे अंत में सबसे छोटा अंक लिखेंगे, ये क्या है, 0 लिख दिया। तो इन डिजिट्स की सहायता से, यानी कि 0, 3, 6, 7 और 9 की सहायता से जो सबसे बड़ी संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं वो क्या है, 97,630। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमेशा याद रखना कि सबसे पहले हम उसमें से सबसे छोटा अंक लिखेंगे। अब यहाँ सबसे छोटा अंक क्या है, 0, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे कि अगर हम किसी संख्या की शुरुआत ही 0 से करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या 0 को छोड़ के बाकी ही होगा। जैसे मान लो कि हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 0, 3, मतलब 0, 3, 6, 7 और 9। अब कोई हमसे पूछे कि बताओ ये कितने अंकों की संख्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, 5? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि 0 को, अगर कोई संख्या 0 से शुरू हो रही है तो हम 0 की गिनती नहीं करेंगे अंकों की गिनती के समय में। तो हम क्या, हमारा क्या जवाब होगा कि ये 4 अंकों की संख्या है। और वो संख्या क्या है, यानी इसको तुम क्या पढ़ोगे, 3679। ठीक है, यानी कि इसमें कौन कौन से तुमने अंक लिए, 3, 6, 7 और 9। 0 तो नहीं लिया ना, यानी कि इसमें 4 ही अंक आए। लेकिन हमें बनाना क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन अंकों के साथ। तो 0 नहीं लेंगे, हम शुरुआत क्या करेंगे, 0 से ठीक बड़ी जो संख्या है, 0 के बाद अगली जो बड़ी संख्या या अगली सबसे छोटी संख्या है। तो 0 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन है, 3। तो हम 3 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा 3। उसके बाद तुरंत बाद आपको 0 ही डालना पड़ेगा, तभी सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो हम 3 के बाद डाल लिया 0। उसके बाद सबसे छोटी संख्या 6 है तो डाल लिया 6। उसके बाद छोटी संख्या कौन है, 7 है, डाल लिया 7। और उसके बाद 9 डाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या जो प्राप्त हुई वो है 97,630। और सबसे छोटी संख्या जो प्राप्त हुई वो है 30,679। अब दोनों के बीच का अंतर हमसे पूछा था, तो अंतर का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को घटाना है। घटा दिया, जब घटाओगे तो 0 तो 0 से घटेगा नहीं, हमने एक पीछे से लिया 3 से, तो वो हो गया 10। और 10 में से 9 गया, क्या आया आपके हाथ में, 1। अब ये 3 की जगह हो गया 2, चूंकि 1 आपने उधार लेके उधर 0 के साथ 10 बनाया था। अब 2 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो पीछे से 6 से हमने 1 उधार लिया तो 12। 12 में से 7 गया, आ गया 5। अब फिर हम, ये आपका 6 रह गया 5, चूंकि 1 उधार आपने इसको दे दिया अगली संख्या को, तो इस 5 से 6 घटेगा नहीं, तो हमने 7 से 1 उधार लिया तो ये हो गया 15। 15 में से 6 गया 9। ठीक है, अब ये 7 6 बन चुका है, चूंकि 1 उधार हमने ले लिया तो 6 में से 0 गया 6। और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 66,951। यानी कि इन डिजिट्स से, इन अंकों से जो बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनेगी, उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, 66,951। कहाँ है हमारे उत्तर विकल्प में, ये रहा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, An article is sold for ₹500 and hence a loss is incurred. Had the article been sold for ₹700, the shopkeeper would have gained 3 times the former loss. What is the cost price of the article? अब हमारा प्रश्न कह रहा है, और ये 4 आंसर विकल्प हैं उत्तर के। ये 4 विकल्प है, 525 रुपया, 600 रुपया, 550 रुपया, 650 रुपया, ये सब उत्तर विकल्प है। ठीक है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपया में बेचा गया
और उसको बेचने पर विक्रेता को घाटा हुआ, ठीक है। और यदि वो विक्रेता उस वस्तु को 700 रुपया में बेचता, ठीक है, 700 रुपया में बेचता, तो उसे अपने घाटे का यानी कि 500 में बेचने पर जो घाटा हुआ है उस घाटे का 3 गुना लाभ होता। क्या होता? उस घाटे का 3 गुना लाभ होता। तो बताओ उस वस्तु की कीमत क्या है? ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न सुन लो कि एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक वस्तु को बेचा तो उसे घाटा हुआ, और यदि वह व्यक्ति उसी वस्तु को 700 रुपया में अगर बेचा होता तो जितना अभी घाटा हुआ है 500 रुपया में बेचने पर उसका 3 गुना तो उसे फायदा होता। तो बताओ वस्तु की कीमत क्या थी, उसका क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब यहां पर पहली स्थिति में विक्रय मूल्य के तीन स्थितियां हो सकती है। पहला, या तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ना तो लाभ है ना ही हानि है। या फिर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है जिसे हम घाटा कहते हैं, तो वैसी स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य घटे घाटा। और तीसरी स्थिति होती है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, यानी कि वहां पर लाभ हो रहा है, तो वैसी स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यहाँ की स्थिति क्या है ये देखो, पहली स्थिति में इसको घाटा हो रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 500 रुपया है, और वो किसके बराबर होगा? वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसमें जो जितना उसको घाटा हुआ है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य क्या था इसका? 700 रुपया, और 700 रुपया वाली स्थिति में जब उसने 700 रुपया में बेचा तो हमारे प्रश्न में क्या कहता है कि 500 में बेचने पर जो घाटा हुआ उसका 3 गुना लाभ हुआ, ठीक है। तो हमने लिख लिया, चूंकि इस स्थिति में लाभ हो रहा है तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब क्रय मूल्य तो दोनों ही में स्थिति में समान है, यहाँ लाभ और घाटे का प्रश्न है, और यहाँ पर 700 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है और वो भी घाटे का 3 गुना। तो हमने लिख दिया विक्रय मूल्य यानी कि 700 बराबर क्रय मूल्य जोड़ घाटे का 3 गुना लाभ यानी 3 गुने घाटा, ठीक है। अब इसमें से यानी कि इस 700 वाले समीकरण में से ऊपर वाला ये 500 वाला समीकरण हम घटा लेते हैं, तो 700 घटे 500 यानी कि इसमें से हमने इसको घटा दिया। 700 घटे 500 बराबर, अब देखो ये 700 किसके बराबर था? क्रय मूल्य जोड़ 3 गुने घाटा, तो लिख दिया क्रय मूल्य जोड़ 3 गुने घाटा घटे, क्योंकि यहाँ पर हमने घटाया है। तो अब 500 के राइट साइड में क्या था? क्रय मूल्य घटे घाटा, तो हमने लिख दिया क्रय मूल्य घटे घाटा। अब इसको फिर से हम लिखते हैं क्रय मूल्य जोड़ 3 गुने घाटा। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये घाटा का चिन्ह था, अब ब्रैकेट हटाओ तो क्रय मूल्य के साथ ये घाटा आ जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि प्लस घाटा, यानी क्रय मूल्य जोड़ 3 गुने घाटा घटे क्रय मूल्य जोड़ घाटा। अब क्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या हुआ? कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बचा? 3 गुने घाटा जोड़ घाटा। अब 3 गुने घाटा जोड़ घाटा बराबर क्या होगा? 4 गुने घाटा, यानी 4 घाटा हो गया, 3 घाटा ये और 1 घाटा ये, यानी 4 घाटा। और 700 और 500 का अंतर क्या हुआ? 700 में से 500 घटाओगे तो कितना होगा? 200, यानी ये 200 किसके बराबर है? 4 गुने घाटा। 4 घाटा मतलब 4 गुने घाटा, तो घाटा बराबर क्या होगा? ये आ जाएगा इस तरफ बट्टे में, यानी कि 200/4। अब 200 में 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 50 रुपये। यानी कि उस व्यक्ति को कितना घाटा हुआ था 500 रुपया में वस्तु को बेचने पर? 50 रुपया। तो यदि वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर 50 रुपये का घाटा होता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? विक्रय मूल्य जोड़ घाटा, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना था? 500 रुपया, और घाटा कितना निकला? 50 रुपया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 550, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 550 रुपया। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ये देखो हमारे इस विकल्प में आ गया है, हमारा उत्तर हुआ विकल्प बी। समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का मैं समाधान कर सकूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। अब ये चार विकल्प दिए गए, 1, 100, -1 और -100। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि -1 को 100 बार खुद से ही गुना करे, यानी -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, यानी 100 बार -1 को आपस में गुना किया, तो बताओ उसका मान क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उसका मान होगा जिसमें 1 है, 100 है, -1 है और -100 है। ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व। मान लो हमने लिखा -1 इंटू -1, फिर लिखा -1 गुने -1, फिर लिखा -1 गुने -1, फिर लिखा -1 गुने -1, और ऐसे ही लिखता गया। हमने 100 बार -1 को -1 से गुना किया। ठीक है, तो कितने पेयर्स बनेंगे जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, कल्पना करो। तो -1 इंटू -1 यानी -1 गुने -1 के 50 पेयर्स, 50 इनकी 50 जोड़ियां बनेगी। 100 हैं और एक जोड़ी में 2 आ जाती हैं तो 50 जोड़ियां बनेगी। अब माइनस और माइनस को गुना करने पर आप लोग जानते हो क्या हो जाता है, प्लस। तो ये प्लस हो गया, और प्लस यानी कि 50 क्या आएंगे, +1, 50 + 1 यानी कि +1, ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा। अब हम +1 को गुना कर रहे होंगे, यानी कि +1 इंटू +1 इंटू +1 इंटू +1, ऐसा 50 बार हम लोग करेंगे। ठीक है, अब फिर इस +1 को और इस +1 को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर +1, और ऐसी जोड़ियां कितनी बनेगी, 25। यानी कि कुछ भी हो, कितनी बार भी हो, अब हमारी संख्या क्या बन चुकी है, +1। अब कितनी बार भी गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, +1। ठीक है, तो इसीलिए हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, A +1। ठीक है, +1 को सीधे 1 भी लिख सकते हो, तो हमारा उत्तर है A। चलो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि गुना करने पर किस तरह से चिन्ह बदलते हैं। अब देखो, माइनस या प्लस अगर सम संख्या में गुना करना हो तो हमेशा वो क्या आएगा, चाहे माइनस को सम संख्या में गुना करो, जैसे अभी के मामले में किया, 100 बार किया, तो हमेशा उत्तर आएगा प्लस में। और प्लस को भी सम संख्या में गुना करो या विषम संख्या में गुना करो तो हमेशा परिणाम क्या आएगा, प्लस में। अब माइनस को, ये देखो यहाँ माइनस अगर सम संख्या में गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को अगर विषम संख्या में गुना करेंगे तो माइनस होगा। यानी कि मान लो 55 बार हमें माइनस को गुना करना है, तो 55 क्या है, विषम संख्या, तो परिणाम हमेशा माइनस आएगा चूंकि विषम है। लेकिन यही अगर 56 बार होता तो परिणाम क्या होता, जो भी आता वो प्लस में आता। प्लस को चाहे सम संख्या में हो या विषम संख्या में हो, उसको कितनी भी बार भी आपस में गुना करोगे तो रिजल्ट हमेशा प्लस होगा। ये बस जानकारी देने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर हमारा मिल चुका था, हमारा उत्तर था ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन फ्रैक्शनल फॉर्म इच। यानी कि कह रहा है कि 2.75 घटे 1.25 जोड़ 4.75 घटे 3.80, इसका जो परिणाम होगा उसको भिन्न के रूप में या मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। जो परिणाम इनकी क्रिया करने के बाद आएगा उस परिणाम को भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इनमें से कोई हमारा उत्तर होगा। विकल्प दिए गए हैं 2.9/20, 2.9/10, 1.9/10 और 5.9/20। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, इसमें क्या है, 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। इसमें प्लस वाले कौन कौन है, ये दो हैं, 2.75, और ये दूसरा प्लस वाला कौन है, 4.75। ठीक है, और माइनस वाले दो कौन है, ये देखो 1.25 और 3.80। तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। हमने प्लस वाले को जोड़ा, 2.75 जोड़ 4.75, तो क्या आया, ये देखो 7.50। ठीक है,
और माइनस वाले को एक साथ में जोड़ा 1.25 और 3.80 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5.05। अब ये माइनस था ये प्लस था, चलो इसको घटा लेते हैं। जब इसको घटाओगे 7.50 में से 5.05 तो क्या आएगा ये 2.45। इतना तो आपको स्पष्ट हो गया कि इस क्रिया का जो परिणाम होगा इनको जोड़ने घटाने वगैरह के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या होगी क्या 2.45। अब मुझे 2.45 को भिन्न के रूप में या मिश्रित भिन्न के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि दशमलव से पहले जो संख्या है वो सारे पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है दशमलव के पीछे यहाँ पर कौन है 2। तो 2.5 को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इस 2 को हम पूर्णांक में लिखेंगे, तो हम क्या कहेंगे 2 पूर्णांक। अब इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो दशमलव के बदले हमने रख लिया 1 और जितने अंक हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, 4 और 5 ये 2 अंक हैं, तो उतने शून्य डाल लो उस 1 पे, तो हमने डाल लिया। दशमलव के बदले हमने क्या लिखा 1 और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं तो हमने 2 शून्य डाल लिया, तो कितना हो गया 100। अब इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे 2 पूर्णांक 45 यहाँ ऊपर में, चूंकि दशमलव के बदले हमने यहाँ 100 लिख लिया तो 45 ऊपर में आ गया और उसके नीचे में 100 आ गया, तो 2 पूर्णांक 45/100। अब हम देखेंगे कि क्या 45 और 100 में कोई कॉमन फैक्टर है जो कट सके। है बिल्कुल, 5 से देखो 45 कट जाएगा, 5 गुने 9 बराबर 45 और 5 गुने 20 बराबर 100, यानी कि 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो 9 से ये कट गया और 20 से ये कट गया। अब इस संख्या को हम फिर से कैसे लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 9/20। अब इसमें से नहीं कटेगा, 9 से 20 नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 2 पूर्णांक 9/20। अब हम देखते हैं अपने विकल्प में, ये देखो यहाँ पर है 2 पूर्णांक 9/20, तो हमारा उत्तर क्या हुआ ए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न इस क्लास का। चलो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अ स्क्वायर swimming pool of side 8 meter occupies 1/8 part of the plot. The length of the plot is। अब ये विकल्प दिए गए हैं उत्तर के 64 मीटर, 16 मीटर, 32 मीटर, 12 मीटर। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है। ठीक है, एक आयताकार प्लॉट है, जमीन का एक टुकड़ा है जो आयताकार है। ठीक है, जिसमें उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई का दुगना है। लंबाई क्या है चौड़ाई का दुगना है। उस आयताकार जमीन के टुकड़े की जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुनी है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके एक कोने पर 8 मीटर का 8 मीटर भुजा वाली एक तालाब बनी हुई है, एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो ये रहा 8 मीटर भुजा वाली एक स्विमिंग पूल उसके कॉर्नर पे है। तो बताओ उस प्लॉट की लंबाई क्या है। अब आप इस फिगर पर, इस चित्र पर गौर करो। ये रहा वो आयताकार प्लॉट। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई ये रही, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है, और प्रश्न में कहा गया है कि ये लंबाई जो है वो इस चौड़ाई का दुगना है। ठीक है, अब ये लंबाई बराबर यहाँ पर 2 गुने चौड़ाई है। अब ये हमको देखना है कि इस वर्ग का जो इसके एक कॉर्नर पर है और इसका कुल क्षेत्रफल इस आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा है। ये भी हमारे प्रश्न में दिया गया है कि अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्युपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट, यानी कि इस स्विमिंग पूल का जो क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल का 1/8 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका इस वर्गाकार पूल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और इसकी एक भुजा यानी कि चारों भुजा तो बराबर होगी, लेकिन एक भुजा की लंबाई क्या है 8 मीटर। तो हमने भुजा स्क्वायर जब किया तो 8 गुने 8 भी किया।
और 8 को 8 से गुना करोगे तो 64 आएगा। तो इस पूल का, ये जो स्विमिंग पूल है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 64 वर्ग मीटर। ठीक है, और ये क्षेत्रफल उस पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा है, ऐसा ही हमारे प्रश्न में बताया गया है। यानी कि 64 वर्ग मीटर बराबर 1/8 गुने आयत का क्षेत्रफल। आयत से मतलब इस आयताकार प्लॉट से है। ठीक है, तो 64 मीटर स्क्वायर बराबर 1/8 गुने आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 8 से इसको गुना कर दो, 64 गुने 8 बराबर 512 वर्ग मीटर। यानी कि इस पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, इस आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है, 512 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, हम लोग जानते हैं। लेकिन इसकी लंबाई क्या है, 2 गुने चौड़ाई है। तो हम लंबाई के बदले क्या हमने लिख लिया, 2 गुने चौड़ाई। और लंबाई गुने चौड़ाई में लंबाई तो हमने ये लिख लिया, अब चौड़ाई भी लिख लिया। तो 2 गुने चौड़ाई, यानी कि हमें लिखना था क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन लंबाई क्या है, 2 गुने चौड़ाई के बराबर है, इसीलिए लंबाई की जगह हमने लिख लिया 2 गुने चौड़ाई और चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख लिया। तो 2 गुने चौड़ाई ये क्या है, आयत का या आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, और वो हमने क्या निकाला, 512 वर्ग मीटर। तो 2 गुने चौड़ाई बराबर 512 वर्ग मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 512/2 यानी कि इसको काटोगे तो क्या आएगा, 256। यानी कि उस आयताकार प्लॉट की चौड़ाई का वर्ग यानी चौड़ाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 256 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर इसका रूट लोगे, यानी कि रूट अंडर 256। अब 256 का वर्गमूल निकालोगे, इसको तोड़ो, फैक्टर में तोड़ोगे तो 16 गुने 16 बराबर क्या होता है, 256। अब उसमें से एक 16 ले लो, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी, 16 मीटर। ठीक है, अब हमें तो पूछ रहा है लंबाई, और लंबाई बराबर हमने क्या पढ़ा है, 2 गुने चौड़ाई। तो लंबाई बराबर 2 गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना निकाला, 16 मीटर, यानी कि 2 गुने 16 मीटर, यानी कि 16 दूनी 32। अब आ गया हमारा, यहाँ पर हम लंबाई जान चुके हैं कि इस आयताकार प्लॉट की लंबाई क्या है, 32 मीटर। हम अपने उत्तर विकल्प में देखते हैं, यहाँ रहा, ये बी रहा 32 मीटर, तो हमारा उत्तर क्या है, बी। दोस्तों आशा है कि आप लोगों ने आज के क्लास में कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपने पहले के एपिसोड्स इसके देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो उन एपिसोड्स को भी देखें, आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। और आगे भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले क्लास में।